1 फरवरी 2023 का पेपर आज हम करने वाले हैं। और इसी क्रम में जो है हमने एक वीडियो जो कि सीटीपी से संबंधित था उसे जो है हमने अपलोड कर दिया है। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है। और इससे पहले भी हमने बहुत से पेपर कर लिया है। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो संबंधित है 2021 के पेपर हमने कर लिया है, 22 का 23 का भी जो है बहुत से एग्जाम्स हुए थे उसका पेपर हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट जुलाई 2025 के लिए तो आपके लिए जो है ये वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लीजिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 का प्लेलिस्ट है, पेपर 1 नाम का प्लेलिस्ट है। एक बार आप विजिट करके पिछले वीडियोज को भी देख लीजिए। तो आज हम करेंगे सीटीपी से संबंधित क्वेश्चन आंसर और इस वीडियो में जो है हम क्वेश्चन 16 से करेंगे। इससे पहले हमने जो है 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। तो 1 फरवरी 2023 का ये पेपर होगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें। शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास एडीएचडी का प्रारूपिक लक्षण है। तो एडीएचडी अर्थात अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास, ठीक है। तो इसका जो है कौन सा लक्षण है? ऑप्शंस है, लंबी अवधि के लिए केंद्रित रहना, धीमा क्रियाशीलता स्तर, आवेगशीलता, कार्य अवस्था के उच्च स्तर। तो एडीएचडी से ग्रसित जो बच्चे होते हैं उन्हें जो है आवेगशीलता का जो है लक्षण देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर इसको जब हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा। और इस एडीएचडी जो है यानी कि अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास, इसमें जो है यह जो है न्यूरो डेवलपमेंट विकारों से संबंधित है और जो बचपन में जो है यह आम होता है। और इसमें जो है बच्चे को जो है किसी चीज़ पर ध्यान लगाने में जो है परेशानी होती है और आवेगी व्यवहार को जो है नियंत्रित करने में भी परेशानी हो सकती है, ठीक है। और बच्चे जो हैं आगे का परिणाम क्या होगा ये बिना सोचे ही जो है वो जो है कार्य करने कर मतलब करना चाहते हैं, ठीक है, करते भी हैं। और ऐसे बच्चे जो हैं अधिक सक्रिय हो सकते हैं, ठीक है। तो आवेगशीलता जो है इसका एक लक्षण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 इसी प्रकार से जो है और भी विकारों के बारे में जो है पूछा जाता है कि जैसे कि डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैल्कुलिया है। तो डिसलेक्सिया बहुत ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है जिसमें जो है बच्चों को जो है पठन वैफल्य होता है यानी कि पढ़ने से संबंधित जो है उन्हें विकार होता है। वो जो है पढ़ नहीं पाते हैं, किसी भी सेंटेंस को अच्छे से उच्चारण करने में उन्हें कठिनाई आती है, तो इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम अशक्तता जैसे कि पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य इत्यादि के संदर्भ में सही है? देखिए मैंने अभी अभी आपसे इसके बारे में डिस्कस किया, पठन वैफल्य, गुणज वैफल्य। तो इसमें जो है जैसे गुणज वैफल्य हो गया कि डिसकैल्कुलिया, पठन वैफल्य डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। तो इत्यादि के संदर्भ में कौन सा जो है सही है देख लेते हैं ऑप्शंस को। तो अधिगम अशक्तता से जूझती सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जुड़ते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम है। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होते हैं। देखिए 4 ऑप्शंस है और इसमें जो है कहा गया है कि कौन सा कथन जो है अधिगम अशक्तता जैसे कि पठन वैफल्य है, गुणज वैफल्य है या डिस्ग्राफिया है जिसमें लिखने से संबंधित दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है। तो पठन वैफल्य नहीं कि पढ़ने से संबंधित जो है उन्हें कठिनाइयाँ होती है, कोई कैलकुलेशन करने से संबंधित प्रश्नों को हल निकालने में जो है कठिनाइयाँ होती है। गुणज वैफल्य हो गया, लिखने में किसी बच्चा को दिक्कत है तो ये जो है लेखन से संबंधित विकार हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अधिगम अशक्तताएं होती है तो इसके लिए जो है देख लेते हैं। अधिगम अशक्तता से जुड़े सभी विद्यार्थी एक जैसे होते हैं। सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते, किसी को जो है लिखने में परेशानी हो सकती है, किसी को पढ़ने में परेशानी हो सकती है, किसी का जो है
अलग परेशानी हो सकता है। तो सबका एक जैसा परेशानी नहीं होता है, सभी को जो है एक ही प्रकार का जो है प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऑप्शन 1 गलत है। अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के अधिगम आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे बेहतर होता है। बिल्कुल भी नहीं, मानकीकृत परीक्षण नहीं होता है बेहतर। उनके लिए जो है उनकी जो है क्या आवश्यकता है इसकी पूर्ति पर जो है अधिक ध्यान देना चाहिए, और उनकी जो कठिनाइयाँ हैं उस पर जो है शिक्षक को विशेष रूप से काम करना चाहिए। और परीक्षण जो है मानकीकृत परीक्षण जो है बेहतर नहीं होता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करने के लिए सर्वोत्तम है। नहीं, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र ये जो है होना ही नहीं चाहिए। जो सभी बच्चों के लिए जो है विद्यार्थी बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए, जिसमें जो है विद्यार्थी खुद से कुछ एक्टिविटी करके, खुद से पढ़कर, खुद से जो है कार्य कर कर सीख रहे होते हैं। और सिर्फ इन विकार से संबंधित बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य बच्चों के लिए भी जो है शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। और यह बात जो है NEP 2020 द्वारा भी जो है कही गई है कि NEP 2020 की पॉलिसी में ये लिखी गई है कि शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। और इसमें जो है अधिगम अशक्तता से जूझते विद्यार्थियों की बात हो रही है। तो इसमें जो है उनके संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित नहीं करेगी ये, बल्कि उन्हें जो है और परेशान करेगी। शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो होगी वो सही नहीं है। और जब बच्चे बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बच्चे इस प्रकार के जो है और पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक बच्चा जो है जो जिसे आता होगा वो दूसरा बच्चा जिससे पढ़ने में कठिनाई है वो उसे सिखा सकता है। और उस अनेक गतिविधियों के माध्यम से जो है बच्चे एक दूसरे से ग्रुप में कार्य करेंगे, तो एक दूसरे से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे। तो अनेक कौशलों का जो है उनमें विकास होगा। इस प्रकार के जो अधिगम अशक्तता से जूझते बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही जो है हेल्पफुल होता है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 भी गलत है। अधिगम अशक्तता तंत्रिका संबंधी और वातावरणीय दोनों तरह के कारकों से प्रभावित होती है। यह सही है। इस प्रकार का ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत सारे बच्चों को होती है, थोड़ा थोड़ा सब किसी को होती है लगभग, ठीक है। तो अधिगम अशक्तता जो है यह तंत्रिका संबंधित विकार है, और इसमें जो है वातावरण जो है वातावरण से भी जो है ये प्रभावित होती है। बिल्कुल सही है। तो दोनों जो है इस पर प्रभाव डालती हैं। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के लिए निम्न में से अधिगम का कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा? तो देखिए, श्रवण बाधिता से जूझते बच्चे का अर्थ हुआ कि जो बच्चे जो है सुनने में सक्षम नहीं है, जो बच्चे जो है सुन नहीं सकते, उनके लिए जो है कौन सा तरीका प्रभावशाली नहीं होगा पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है दृश्य गतिज, व्याख्यान, क्रिया आधारित, बहुसंवेदी। तो देखिए, जब जो बच्चे जो हैं ग्रसित हैं श्रवण संबंधी विकार से, उन्हें जो है सुनने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसे ही बच्चों को जो है कौन सा जो है प्रभावशाली नहीं होगा बोला गया है, ठीक है। तो देखिए, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं इनके लिए जो है दृश्य गतिज ये सही होगा। वो जो है विजुअल को देखकर जो है, यानी कि कोई भी चीज़ें जो है उन्हें समझाने के प्रयास किया जा रहा है तो वीडियो वो देख लेंगे, तो इससे भी जो है बहुत कुछ समझ जाएंगे, क्योंकि वो सुन नहीं सकते लेकिन देख तो सकते हैं, देख कर जो है चीज़ों को वो समझ सकते हैं। व्याख्यान, देखिए लेक्चर द्वारा आप कैसे उन्हें समझाएंगे जब वो सुनने में ही सक्षम नहीं है। तो बच्चे जिन्हें जो है सुनने में ही परेशानी है, तो उनके लिए जो है यह सही नहीं होगा, ठीक है। और क्रिया आधारित का विभिन्न क्रिया करके, सामूहिक क्रिया करके, गतिविधि करके और एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, विभिन्न जो है प्रोजेक्ट को करके शामिल उसमें होकर जो है बच्चे जो है क्रिया आधारित कार्यों को करके जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। सही होगा बहुसंवेदी, यह भी सही होगा। तो देखिए, व्याख्यान जो है इसमें नहीं होगा प्रभावी तरीका, क्योंकि लेक्चर जो है यदि शिक्षक देते हैं, लेक्चर देकर शिक्षक जो है पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बच्चा जो है इसको समझने में जो है सक्षम नहीं होगा, उसे जो है परेशानी होगी समझने में।
क्योंकि वो जो है श्रवण बाधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 19 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से कौन सा कदम नहीं अपनाना चाहिए? तो कौन सा कदम जो है नहीं अपनाना चाहिए? ऑप्शंस है, और प्रतिभाशाली बच्चों की जरूरतों की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं बोला गया है, नहीं अपनाना चाहिए। तो उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाएं करने की अनुमति देना, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना। तो देखिए, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनकी जो जरूरत है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वे जो है अपनी प्रतिभा को निखार सके। उनको जो है सुविधाएं उपलब्ध कराई जाना चाहिए, ताकि वो जो भी उनमें प्रतिभा है उसका जो है वो उसका जो है और विकास हो सके, और वे जो है जीवन में अपना आगे बढ़ सके, वो अपने लक्ष्य का प्राप्ति कर सके, और उसे जो है दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। और कोई जो है नियम कानून ऐसे नहीं बना दिया जाना चाहिए कि ये नहीं करना है। मान लीजिए कोई बच्चा को जो है डांसिंग का उसमें जो है प्रतिभा है, वो जो है नृत्य करने में बहुत अच्छा है, तो उसको जो है दबाने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए कि आप जो है डांस नहीं करना है, क्लास में जो है इस तरह से एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो रोक जो है उसको उसके लिए जो है नहीं होना चाहिए। या कोई बच्चा पढ़ने में तेज है, तो अब पाठ्य पुस्तक भी पढ़ लिया, कुछ और भी पढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसे जो है रोका नहीं जाना चाहिए, बल्कि उसे जो है और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। उत्तेजक संवर्धन गतिविधियां प्रदान करना, बिल्कुल सही। मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू करना, तो देखिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को लागू किया जाएगा तो प्रतिभाशाली बच्चों के लिए जो है ये कठिनाई उत्पन्न करेगा। ठीक है, और विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजना करने की अनुमति देना, बिल्कुल सही। उन्हें जो जो भी उनका परियोजना है उन्हें स्वतंत्र रूप से करने देना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कक्षा में उन्हें एक दूसरे से बातचीत करके करने देना चाहिए। कोई भी शोरगुल हो रहा है तो भी जो है उन्हें जो है इसके लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, पाठ्यचर्या त्वरण के लिए लचीलापन रखना, बिल्कुल सही। लचीलापन रखना आवश्यक है, तो इसमें जो है देखिए नहीं अपनाना चाहिए कहा गया है, तो मानकीकृत पाठ्यचर्या को जो है लागू करना या नहीं अपनाना चाहिए। ऑप्शन सेकेंड राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 20 देख लेते हैं। एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न में से क्या प्रभावी होगा? क्वेश्चन 20 है, एक समावेशी कक्षा में स्वलीनता से जूझते विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निम्न से क्या प्रभावी होगा? तो ऑप्शंस है, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं और लगातार बदलाव करते रहना, उन्हें स्वयं को बड़े समूहों के सामने व्यक्त करने को कहना, उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना। तो स्वलीनता से जूझते बच्चे यानी कि जो ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे होते हैं उन्हें जो है थोड़ा संप्रेषण में जो है दिक्कत आती है, और उस तरह के बच्चे को के लिए जो है अधिकतर जो है लेक्चर विधि से अधिक जो है उन्हें चित्रों के माध्यम से और जो है प्रदर्शन के साथ जो है पढ़ाया जाए तो वे जो है बेहतर सीख सकते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो है अधिगम उपागम में निरंतरता रखना, बिल्कुल सही है। कक्षा स्थिति में विभिन्नताएं, कक्षा की स्थिति में विभिन्नताएं की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें स्वयं को बड़े समूह के सामने व्यक्त करने को कहना, इससे जो है और वो झिझकेंगे, उन्हें जो है और परेशानी होती है इस तरह से, तो ये नहीं होगा। उन्हें विशिष्ट संकाय में ही पढ़ाना, ये नहीं होगा। सभी बच्चों के साथ ही पढ़ाना है, और समावेशी कक्षा होना चाहिए जिसमें सभी तरह के बच्चे जो है एक साथ पढ़ रहे हों, और उनके लिए जो है जो ऑटिज्म यानी कि स्वलीनता से जूझते जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है अधिगम उपागम में जो है निरंतरता रखना चाहिए, नवाचार को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें, अधिगम उपागम में निरंतरता रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 21 है, अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखते हैं? तो बच्चे जो हैं किस प्रकार से जो है सबसे बेहतर सीखते हैं, सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार जो है आपको बतानी है। तो वयस्कों को निष्क्रिय नकल द्वारा, बस वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा नहीं, यह नहीं होगा। ठीक है, अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, यानी कि बच्चे जो है अपने वातावरण से में संलग्न रहेंगे, तो ये जो है सबसे
इससे जो है बच्चे जो है समाज में संलग्न रहेंगे, समाज के लोगों के साथ जो है संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, परिवार के साथ बातचीत करेंगे, ठीक है। तो अपने जो भी वातावरण उन्हें मिला हुआ है, अपने जो भी पर्यावरण परिवेश उसे मिला हुआ है बच्चा को, यदि उस परिवेश में जो है सक्रिय संलग्न रहता है तो वो जो है बहुत कुछ सीखेगा, अधिगम करेगा, ठीक है। तो जो बच्चे जो सक्रिय रहते हैं वातावरण में, संलग्न रहते हैं, वातावरण से दूर नहीं रहते हैं, अलग रहने का प्रयास नहीं करते हैं, वे बच्चे जो है बेहतर सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकेंड है इसमें सही है। व्यवहार को बाह्य अनुकूलन द्वारा नहीं, असंदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण, कंठस्थीकरण कहीं भी दिखे नेगेटिव वर्ड है ये, तो ऑप्शन 4 भी गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 22। विद्यार्थी उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो, तो विद्यार्थी जो है उस जानकारी को जल्दी भूल जाते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होती है, प्रासंगिक संदर्भ में प्रस्तुत की जाती है, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है, उदाहरणों का इस्तेमाल करके विस्तारित की जाती है। तो देखिए कौन सा जो है, किस प्रकार की जो जानकारी होती है वो बच्चे जो है जल्दी से भूल जाते हैं। तो जो असंबंधित खंडों में प्रस्तुत की जाती है वे जो है बच्चे जल्दी भूल जाते हैं। जो उनके जीवन से संबंधित होती हैं, जो चीज़ें जो है उनके जीवन से संबंधित होती हैं वो जल्दी नहीं भूलते हैं, क्योंकि ऐसे भी कहा जाता है कि बच्चों को जो है उनकी जो वास्तविक जीवन है, उनकी जीवन की घटनाएं हैं या जो भी उनकी अनुभव रही है, उनके अनुभवों से जोड़कर, वास्तविकता से जोड़कर जो है उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो उनके जीवन से संबंधित होती है वो चीज़ों को जो है जल्दी नहीं भूलते हैं, और प्रासंगिक संदर्भ में पढ़ाई जानी चाहिए। उदाहरणों का इस्तेमाल करके यदि आप पढ़ाते हैं तो वो जो है और लंबे समय तक याद रहता है। उदाहरण के तौर पर आप किसी कहानी को ले सकते हैं या किसी भी पर्यावरण की किसी चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है बच्चे जो है इन चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन असंबंधित खंडों में कोई चीज़ को प्रस्तुत की जाती है तो वे जो है जल्दी भूल जाते हैं, जो उनके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, जो वो पर्यावरण में नहीं देख रहे हैं, उस चीज़ से जो है जुड़े हुए नहीं हैं, तो वे जो है जल्दी इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 23 है, निम्न में से कौन सा प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है? प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है, पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है? A+B² का सूत्र क्या है? भारत को आज़ादी कब मिली थी? अगला लीप वर्ष क्या होगा? तो देखिए ये तीनों प्रश्न जो दिए गए हैं, ये तीनों प्रश्न जो हैं ये प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसका जो है एग्जैक्ट आंसर होगा A+B² A²+2AB+B² होगा, ठीक है। भारत को आज़ादी कब मिली? तो इसका भी डेट फिक्स है कि 15 अगस्त 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ था। अगला लीप वर्ष कब होगा? तो 4 साल बाद तो जो है अगला लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है फिक्स इसका आंसर होगा। इसमें जो है कुछ रचनात्मक सृजनात्मक तक की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें जो है बच्चों की कोई चिंतन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है इसका जो है फिक्स आंसर होता है। इसमें कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, कॉन्सेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन नहीं होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये नहीं होते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन है पौधारोपण के लिए मिट्टी कैसे तैयार की जाती है, इसमें जो है इसका प्रोसेस होता है, और बच्चे जो है इसके लिए चिंतन करके बताएंगे कि किस तरह से जो है मिट्टी को तैयार किया जाता है, किस तरह से उसमें फूल रोपा जाता है या पौधे को रोपा जाता है, ठीक है। तो पौधारोपण से संबंधित जो है वो चिंतन करके इसका जवाब देंगे। तो ये जो है प्रक्रियात्मक ज्ञान का उदाहरण है, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो अधिगम को जो है सुसाधित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शंस हैं, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। नहीं, ये गलत होगा। NEP 2020 में कही गई है कि जो बच्चे हैं शिक्षा जो है बाल केंद्रित होना चाहिए, और उनकी मातृभाषा से जोड़कर जो है बच्चों को उन्हें जो है मातृभाषा बोलने की आज़ादी दी जानी चाहिए। कोई ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों की अधिगम को सुसाधित करने के लिए जो है जो भी विषय वस्तु है उनके जो है समाज से जुड़ा हुआ हो, उनका जो है पर्यावरण है जिस माहौल में वो रहते हैं उन सभी का एग्जाम्पल लेकर, उदाहरण लेकर, उन्हीं के परिवेश से जोड़कर जो है पढ़ाया जाना चाहिए। तो सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं रखा जाना चाहिए, गलत हो जाएगा।
संप्रत्यय मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। जो मानचित्र है इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई भी आप किसी भी चीज़ के लिए जो है मानचित्र बना रही है, मैप बना रही है, उसके लिए उसका जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। या आप भारत का ही आप ज्योग्राफी की यदि टीचर हैं तो आप भारत का नक्शा आप समझाना चाहती हैं, या विश्व के बारे में आप जानकारी देना चाहती हैं, तो आप मानचित्र का प्रयोग करके जो है बच्चों को समझा सकती हैं। तो इसका जो है प्रयोग होना चाहिए, इसका हतोत्साहित नहीं होना चाहिए इसके इस्तेमाल को, बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, नहीं। बच्चों में कंपटीशन की भावना को जो है बढ़ावा नहीं देना है, बल्कि उनमें जो है एक सहयोगी भावना का जो है विकास होना चाहिए। बच्चे जो है एक दूसरे के साथ सीखें, एक दूसरे के साथ जो है बातचीत करें, उनमें एक दूसरे में तुलना नहीं हो, एक दूसरे में जो है कंपटीशन की भावना उनमें नहीं हो। एक दूसरे को वो अपना कॉम्पिटिटर नहीं समझे, बल्कि एक दूसरे को अपना दोस्त समझे, एक दूसरे से बातचीत करें, संवाद करें और अपना लर्निंग करें और आगे जीवन में बढ़े। इस प्रकार से जो है एक अध्यापिका को जो है अधिगम के लिए जो है इस प्रकार का जो है बात पर्यावरण की विकास करना चाहिए। अगला है, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही। अधिगम को जो है सुसाधित करने के लिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन के अवसर जो है प्रदान करना चाहिए। जो भी उनमें प्रतिभा है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए। जो भी उनकी जो प्रतिभा है उसे उसमें निखार लाया जाए, ठीक है। और नृत्य हो, पेंटिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, ठीक है। जो किसी भी चीज़ों से संबंधित जो है बच्चे में प्रतिभा है, उनके लिए जो है उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। और तभी जाकर जो है विद्यार्थियों को जो है एक अध्यापिका द्वारा जो है इस प्रकार से जो है अधिगम को सुसाधित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 25 है, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी दिए गए सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, उन्हें मदद करने के लिए आप निम्न में से कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो कुछ विद्यार्थी जो है सवाल को हल करने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं, ठीक है। उन्हें मदद करने के लिए आप शिक्षक के रूप में जो है उन कौन सा तरीका अपनाएंगे। तो क्या क्या तरीका दिए गए हैं उन्हें पहले देख लेते हैं। दी गई समस्या में और अधिक गैर जरूरती जानकारी जोड़ देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बच्चों को जो है पहले से दिक्कत आ रही है, उन्हें कोई भी जो समस्या है उन्हें हल करने में, ठीक है। तो उन्हें जो है जो कोई जो गैर जरूरती यानी कि जो अनावश्यक जो जानकारी है उसे आप और उसमें जोड़ते हैं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, वो और जो है समाधान नहीं कर पाएंगे, प्रश्न समस्या में और फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये गलत होगा। उन्हें सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल के लिए बाध्य रहने के निर्देश देंगे, नहीं। जो जैसे कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही जो है डेवलप हो गया है टेक्नोलॉजी, तो इसमें जो है उनके लिए जो है जो भी उनमें समस्या आ रही है उसके लिए जो है परंपरागत तरीकों के लिए जो है इस्तेमाल करना या सामग्रियों के इस्तेमाल करने के लिए जो है आप निर्देश नहीं देंगे, बल्कि उन्हें जो है टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए निर्देश दे सकते हैं, और ताकि वे जो है टेक्नोलॉजी से भी जुड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करना भी सीखेंगे, ठीक है। और साथ में जो है अपने समस्या को भी समाधान कर पाएंगे। तो ये नहीं होगा। उन्हें अपने दोस्तों की कॉपी से उत्तर नकल करने को कहेंगे। देखिए, नकल करने के लिए नहीं करना है, रोट लर्निंग के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, और कंठस्थीकरण के लिए जो है रटने के लिए जो है इसमें जो है बढ़ावा नहीं देना है एक शिक्षक को। तो आप जो है कॉपी से सिर्फ नकल कर लो, उतार लो, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अक्सर हम देखते हैं क्लासरूम में जो है एक बच्चा का कोई कुछ प्रश्नों में फंस गया है, तो हम क्या करते हैं कि पूछ लो, उसकी कॉपी में से देख के लिख लो, ऐसे कह देते हैं। पूछना ठीक है, यदि वो बच्चा जो है बता सकता है दूसरे बच्चा को तो वो ठीक है, लेकिन नहीं बता पा रहा है तो शिक्षक का ही दायित्व तो बनता है कि वो बच्चों को जो है समझाए। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नकल करने के लिए कहना ये गलत होगा। उन्हें समान तरह की समस्याओं जो उन्होंने पहले हल की थी पर चिंतन करने को कहेंगे, बिल्कुल सही। इसे जिस प्रकार की समस्या में या क्वेश्चन में वो फंसे हुए हैं, यदि उस प्रकार के क्वेश्चन को जो है ना पहले भी सॉल्व किया हुआ है तो उसी तरीका उसी प्रश्न पर जो है चिंतन करने के लिए कहेंगे, ताकि उसी प्रक्रिया को, उसी तरीका को जो है वो इस प्रश्न में भी जो है यूज कर सके, और चिंतन करके जो है इस प्रश्न का भी जो है समस्या
का समाधान कर सके, हल ढूंढ सके इस समस्या का। ठीक है, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम जो है एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हुए समझा रहे हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, क्योंकि सीटेट का जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट शब्द होते हैं। और जब तक आप शब्दों को नहीं समझिएगा आप इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो आप जो है शब्दों का जो एक्सप्लेनेशन है उसे समझने की प्रयास करें, क्योंकि लगभग मिलता जुलता ही ऑप्शंस जो है हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। तो यदि आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, तो आपका जो है अच्छा जो है समझ बढ़ेगी और आप परीक्षा में जो है अव्वल आएंगे। तो क्वेश्चन 26 है, अभिकथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। तो अभिकथन है, एक ऐसा कक्षा माहौल तैयार करना जरूरी है जहां विद्यार्थी अपनी भ्रांतियों को व्यक्त कर सके। बिल्कुल सही। जो बच्चों को जो है भ्रांतियां हैं, जो उन्हें जो है कुछ त्रुटियां हो रही हैं उनसे, उन्हें जो है कुछ नहीं आ रही है, उनके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो यदि वो चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करना, तो इस प्रकार का जो है माहौल जो है डेवलप किया जाना चाहिए ताकि बच्चे जो है अपनी बातों को रख सके, भ्रांतियों को रख सके। तो ऑप्शन अभिकथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। कारण है, भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। जो कहा गया है कि भ्रांतियों को जो है व्यक्त कर सके, ऐसा जो है कक्षा का माहौल होना चाहिए। ठीक है, और भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। भ्रांतियों अधिगम करने के लिए यानी सीखने के लिए जो है भ्रांतियों पर चर्चा करना जो है बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों सही है, अभिकथन और कारण जो है दोनों सही है, और ए जो है आर का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे डैश के भाव को महसूस करें। तो देखिए किस भाव को महसूस करें, यानी कि किस प्रकार का जो है उसके मन में भावना होगा, तब जो है वो अच्छे से सीख पाएंगे। अच्छे जो है वो जो है आंतरिक रूप से जो है अभिप्रेरित होंगे, वे जो है सीखने के लिए जो है तत्पर होंगे, उन्हें जो है सीखने में मन लगेगा, अधिगम करने में मन लगेगा। तो क्या किस प्रकार का जो है उसका मन का भावना होना चाहिए, तो किस प्रकार से होना चाहिए? ऑप्शन है निराशा, शर्म, खुशी, कुंठा। तो देखिए जो बच्चा जो है, यदि कोई भी बच्चा है या कोई भी इंसान है, यदि खुश रहता है तो चीज़ों को जो है अच्छे से सीख पाता है, जल्दी से जो है चीज़ों को कैच करता है। लेकिन वो दुखी है, निराश है, शर्माता है तो वो हिचकिचाता है, डरता है। जैसे बच्चा कुछ शर्मा रहा है या हम खुद से मिलाते हैं कि हम किसी चीज़ को लेकर बहुत जो है नर्वस फील कर रहे हैं, हम शर्मा रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम सीख नहीं पाते हैं, हमारे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है कि बहुत ही नर्वस फील करते हैं। जो वहाँ पे पढ़ाई जा रही होती है, सिखाई जा रही होती है, उस पर हम ध्यान ही केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो इसके कारण से जो है क्या होता है कि बहुत ही बच्चों के लिए जो है यह अच्छा नहीं है कि वो शर्मीले हैं, बल्कि उन्हें जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को रखने की क्षमता उनमें होनी चाहिए, बिना डरे, बिना भय के। ठीक है, और वे जो है कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कहें, बातों को रखें, तभी जाकर जो है वो अपनी जो है जिज्ञासु भावना को जो है पूरा कर सकते हैं। तो किस प्रकार के भाव होने चाहिए? होना चाहिए खुशी। हर व्यक्ति को जो है खुश रहना चाहिए, और खुशी ही वो चीज है जिससे जो है जीवन जिया जा सकता है। अच्छे जीवन जीने के लिए खुशी की आवश्यकता है, और खुशी जो है वही चीज है जिससे हम हर कुछ सीख सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हैं। कोई भी कार्य है, यदि आपका उसमें मन नहीं लग रहा है, आप जो है उसमें कभी भी जो है आप खुश नहीं रह सकते हैं। लेकिन जिस चीज पर आप आंतरिक रूप से जो है अभी प्रेरित होंगे, उसके लिए जो है आप खुश होंगे, और खुशी रह कर ही, यानी कि खुश रह कर ही जो है आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे, आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो रुचि होनी चाहिए, और भाव कैसा होना चाहिए? खुशी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, खुशी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 28 देख लेते हैं। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए? ऑप्शन है महारत अभिमुखी, प्रदर्शन अभिमुखी, कार्य परिहारी, प्रतिस्पर्धा निर्देशित। तो देखिए बच्चों को जो है महारत अभिमुखी
लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं? तो सकारात्मक रूप से जो है प्रभावित करते हैं, ऑप्शन है कुपोषण, विद्यार्थियों में सहभागिता, दंड, अभिसंज्ञान। तो इसमें जो है देखिए, जो बच्चे जो है कुपोषण से ग्रसित है, उनका जो है हेल्थ ही सही नहीं है, तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, वो सीख नहीं पाएंगे कुछ भी, ठीक है। यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं या शारीरिक कुपोषण जो है शारीरिक रूप से अस्वस्थता होती है, जिसमें बच्चे जो है कमजोरी का महसूस करते हैं, उन्हें जो है उनके शरीर में खून की कमी होती है, खाना की अभाव के कारण जो है या अधिक खाना खाने के कारण से जो है मोटापा हो जाती है, या बहुत ही बच्चे जो है पतले होते हैं। ऐसी स्थिति को जो है हम कुपोषण कहते हैं, और कुपोषण की स्थिति जो है बच्चे के लिए आवश्यक अच्छा नहीं होता है, ठीक है, आवश्यक नहीं है, अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बच्चा जो है कुपोषण से ग्रसित है, तो उसे जो है अधिगम करने में जो है कठिनाई आ सकती है। तो ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों में सहभागिता यह होना चाहिए। बच्चा जो है हर एक चीज में सहभागी होने के लिए तत्पर रहे, चाहे वो खेलकूद हो, शिक्षा हो, नृत्य हो, सिंगिंग हो, हर एक चीज में जो है वो पार्टिसिपेट करता है, सहभागिता लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार के बच्चे जो होते हैं वो बहुत कुछ सीख रहे होते हैं अपने जीवन में, और बहुत उनका जो है कॉन्फिडेंस भी जो है बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। दंड ये नहीं होगा, ठीक है। ये जो है नकारात्मक रूप से उनके अधिगम को प्रभावित करता है। दंड देना ये अच्छा नहीं होता है, और दंड देने के लिए जो है शिक्षक को भी जो है ऐसा नहीं करना है, दंड नहीं देना चाहिए। अभिसंज्ञान बिल्कुल सही है, तो 2 और 4 जो है इसमें सही दिया गया है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन 4 में है। देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 है, और इसके पश्चात जो है हम इसमें जो है हमने 1 फरवरी 2023 का जो ये पेपर है इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जितने भी सीटीपी के क्वेश्चंस हैं उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थी ज्ञान सृजन प्रक्रिया में डैश भूमिका निभाते हैं। तो ज्ञान सृजन प्रक्रिया में किस प्रकार की भूमिका निभाते हैं? तो सक्रिय भूमिका निभाते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 1। तो देखिए, जितने भी 1 फरवरी 2023 का जो क्वेश्चंस था हमने कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में। सीटीपी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उसे हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ईवीएस से संबंधित क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि इसी पेपर का होगा, 1 फरवरी 2023 का होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और शेयर करें, कमेंट करें, और प्लेलिस्ट को विजिट करना ना भूलिएगा। सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है। उसी प्रकार लूसेंट फॉर ऑल एग्जाम नामक एक प्लेलिस्ट है, वो भी प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिए यदि आप किसी जनरल कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहे हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।